मसीही का तमाम ये संबोधिमाल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। जीडीपी के नंबर आए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग सुनना चाहेंगे अंशुमान सर को कि भाई जीडीपी के आंकड़ों में खास क्या है, खुशी कहाँ है, गम कहाँ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो शुरू करते हैं आज का अपना मनी सेंट्रल। सबसे पहले स्वागत करते हैं अंशुमान जी का। सर बहुत स्वागत है आज आपका। आज की बड़ी खबर जीडीपी ही है। हाँ, आज की मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है। शुभम का आज गला थोड़ा सा खराब है, तो इसलिए शुभम की आवाज़ में कुछ फ़र्क आपको दिखाई देगा, तो इसके लिए हमें माफ़ करें। जीडीपी आज की सबसे बड़ी खबर है और जीडीपी के आंकड़े हमें कई तरीके के महत्वपूर्ण संकेत देते हैं, जिनके आधार पर आप जो सामान्य लोग हैं वो अपनी नौकरी, अपनी रोजगार, अपने निवेश और अपने भविष्य की योजनाओं को बनाने में उनसे आपको मदद मिलेगी। इन आंकड़ों को हम पूरे तरह से खोलकर आपको बताएंगे और यही आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। दूसरी और भी बड़ी खबरें हैं इसमें, और खासतौर पर एक महत्वपूर्ण खबर जीएसटी को लेकर भी है। बिल्कुल, ये शो आगे कैसे बढ़ेगा, शुरुआत कहाँ से होगी, इसके लिए देखते हैं ऑन द शो। तो सबसे पहले जीडीपी के नंबरों की रोशनी में हम ये जानेंगे कि अर्थव्यवस्था कोविड से पहले वाले लेवल पर आ गई, क्या आर्थिक गतिविधियां उतनी सुधर गईं। इसके बाद हम जानेंगे कि जीडीपी के आंकड़ों में कहां छुपी है खुशी, कहां है गम, क्या साथ साथ आ रही है मंदी और महंगाई, अगली चर्चा का विषय होगा। महंगा कर्ज कहीं ना रोक दे क्रेडिट ग्रोथ, सरकारी खर्च घटाकर क्या रुकेगी महंगाई, और जीएसटी कंपनसेशन की उल्टी गिनती शुरू। तो आज इकोनॉमी की 360 कवरेज होगी। आज का मनी सेंट्रल आप जीडीपी सेंट्रल, इकोनॉमी सेंट्रल कुछ भी बोल सकते हैं। शुरुआत करते हैं मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट से और देखिए जीडीपी के नंबर जो आए इसका रिवाइंड करके पिछले 2 साल का लेखा जोखा। वित्त वर्ष 2021-22 में 8.7% की विकास दर देखकर अगर आप उत्साह से भर गए हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि यह कहानी आधी अधूरी है। आर्थिक विकास के आंकड़ों को खोलकर पढ़ें तो समझ जाएंगे कि हम अभी लगभग कोविड से पहले जैसी स्थिति में ही पहुंचे हैं। कहानी शुरू करें उससे पहले ये समझ लीजिए कि जीडीपी किसी निश्चित समय में देश की आर्थिक गतिविधियों को नापने का एक पैमाना है। आसानी से समझिए तो जीडीपी बढ़ी मतलब अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जीडीपी घटी तो देश में खर्च, खपत और निवेश घट रहा है। बीता साल कोविड का था, लॉकडाउन में सारी आर्थिक गतिविधियां बंद थी, तो जीडीपी टूटना ही था। कुल जीडीपी 135.58 लाख करोड़ रुपए का रहा था। इस टूटे जीडीपी की वजह से ही इस साल की ग्रोथ हमें बड़ी दिख रही है। जीडीपी की असली तस्वीर तो 2019-20 के आंकड़ों से तुलना करने पर सामने आएगी, क्योंकि यही सेब की तुलना सेब से है। वित्त वर्ष 19-20 में देश की कुल जीडीपी 145.15 लाख करोड़ रुपए रही, यानी 2021-22 की कुल जीडीपी 147.35 लाख करोड़, महज 1.5% ज्यादा है। सनद रहे कोविड से पहले ही अर्थव्यवस्था में मंदी के लक्षण दिखने लगे थे, यानी 145.15 लाख करोड़ भी बहुत अच्छे दिनों की तस्वीर नहीं थी। जीडीपी में सबसे बड़ा करीब 57% योगदान हमारे आपके खर्च का होता है, यानी प्राइवेट कंजम्पशन। यहाँ भी तस्वीर बहुत बेहतर नहीं है। 2021-22 में हमने खर्च किए कुल 83.77 लाख करोड़ रुपए, जो 2019-20 के 82.5 लाख करोड़ से सिर्फ 1.4% ही ज्यादा है। अब बात अलग अलग आर्थिक गतिविधियों की। कृषि और वित्तीय सेवाएं ये 2 जगह थी जहां कोविड का असर नहीं दिखा था। यहाँ बीते साल भी 3.3 और 2.2% की ग्रोथ थी। इसके अलावा खनन, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सेवाओं आदि पर कोविड का गहरा असर पड़ा था। यदि होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को छोड़ दें तो शेष सभी क्षेत्रों में 2019-20 से कुछ बेहतर स्थिति दिख रही है। यानी लब्बो-लुआब ये कि कोविड के दौरान हम जिस गड्ढे में गिर गए थे वहां से निकलकर बस सीधे हो पाए हैं। चढ़ाई तो यहां से शुरू होनी है। मनी 9 के लिए शुभम शंखधर। सर ये पैकेज बताता है, ये स्पेशल रिपोर्ट मनी 9 की बता रही है कि हम कोविड से पहले जैसी स्थिति में आंकड़ों में पहुंच गए हैं। क्या वाकई अर्थव्यवस्था में देखें
अलग अलग मोर्चों पर चुनौतियों को देखें, क्या वाकई हम कोविड से पहले वाली लेवल पर पहुंच गए हैं? हाँ शुभम, ये आंकड़ा बहुत कई मामलों में महत्वपूर्ण है और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ थे। इसकी तुलना जीडीपी के आंकड़ों में की जाए तो हमें बहुत तरीके के अलग अलग संकेत मिलते हैं। जैसा सब जीडीपी को करीब से समझने वाले और देखने वाले लोगों को पता है कि जीडीपी किसी देश के आर्थिक उत्पादन का मूल्य होता है और उस उत्पादन में बहुत सारे उत्पादन शामिल होते हैं। एग्रीकल्चर, सर्विसेज, ग्रोथ, लोगों का खर्च, सरकार का खर्च, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीज़ों के अलग अलग मतलब होते हैं और अलग अलग संकेत होते हैं। तो हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल, हम प्री कोविड लेवल पर आ गए हैं? सवाल का जवाब है एक तरफ से हाँ और दूसरी तरफ से नहीं। हाँ यहां से कि यदि आप एब्सोल्यूट नंबर में, और हमेशा हमें कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था मंदी में हो या अर्थव्यवस्था में नकारात्मक विकास दर हो तो प्रतिशत के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रतिशत आपको कंफ्यूज करता है। अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में देखें कि 145 लाख करोड़ का जीडीपी कोविड से पहले के साल में था और अब 146 लाख के करोड़ के आसपास का जीडीपी, 147 लाख करोड़ के आसपास का जीडीपी कोविड के बाद के साल में, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ओवरऑल भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को नापा जाए पिछले 24 महीनों में तो वहां आकर खड़ी हो गई है जहां वो पहले थी। लेकिन वो स्तर बहुत अच्छा नहीं था, यानी हम जब कोविड में पहुंच रहे थे तो हम वैसे ही लंगड़ा रहे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर गिरी हुई थी, न्यूनतम थी। उस समय हमें कोविड के वायरस ने हिट किया था। अब एक तरीका देखने का ये है, और ये नजरिया महत्वपूर्ण है क्योंकि प्री कोविड लेवल को हमारा लक्ष्य मान लिया गया था कि किसी तरह से हमें गड्ढे से निकलकर बाहर खड़े होना है। तो एक व्याख्या इसकी हो सकती है कि आप गड्ढे से निकलकर बाहर आ गए हैं। असली चढ़ाई या असली लड़ाई यहां से शुरू होती है और कितनी ताकत उस गड्ढे से निकलने में खर्च हुई है उस आधार पर यह तय होगा कि कितना लंबा सफर आगे हमें पूरा करना है। जब इसके भीतर जाएं और आप ये समझने की कोशिश करें तो रिजर्व बैंक की क्रेडिट एंड फाइनेंस रिपोर्ट जो भी हाल में आई थी, जिसने हमें ये बताया कि जीडीपी कोविड के से पिछले 3 साल के दौरान अलग अलग सालों में 2020-21 में, 2021-22 में और 2022-23 में 19 लाख करोड़ रुपए, 17 लाख करोड़ रुपए और 16.4 लाख करोड़ रुपए का आउटपुट लॉस हुआ है। और जब इस रोशनी में आप देखें तो आपको लगेगा कि फिर वो प्री कोविड लेवल कभी नहीं आ सकता, उसको आने में आपको 2035 का समय लगेगा। ये बात रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कही है। तो अब इसे ऐसे समझें कि एक दुकानदार अगर दुकान चला रहा होता है, कोई बिजनेस चला रहा होता कोविड से पहले, और कोविड के अगर उसकी सामान्य आर्थिक विकास दर भी 5-6% होती तो आज वो जिस स्थिति में होता उससे वो कहीं बहुत पीछे खड़ा हुआ है। यहां जिस लॉस की हम बात कर रहे हैं शुभम, वो लॉस है जो कंपनियां बंद हो गई, जिनकी नौकरियां चली गई, जिनके वेतन की वृद्धि खत्म हो गई, जिनके बिजनेस कोलैप्स कर गए, ये वो लॉस है। और इसीलिए रिजर्व बैंक ने इस आंकड़े से पहले हमें कई मामलों में सतर्क किया था। उसने ये कहा था कि 2034-35 में इंडिया 2034-35 तक जाकर भारत अपना उस लॉस को रिकवर कर पाएगा जो कोविड के दौरान हुआ था। पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि रिजर्व बैंक ने अपनी उसी रिपोर्ट में कहा था, और जिससे झलक कर सामने आती, हम पहले भी मनी सेंट्रल में इसकी चर्चा करते रहे हैं, कि भारत की जो औसत विकास दर अगले 3-4 साल में रहने वाली, क्योंकि कोविड का कांटा पैर में लगा है और नुकसान हुआ है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था लंगड़ा कर चलेगी, दौड़ेगी नहीं। तो जो औसत विकास दर है वो 6.6% से 7.5% के आसपास आने वाले वर्षों में रहेगी। और इसलिए भारत की रिकवरी, जितना लॉस हुआ वो रिकवरी उतनी धीमी दिखाई देगी। तो अब आप किस तरफ से देखना चाहते हैं सिक्के को? अगर इस तरफ से देखना चाहते हैं कि कोविड का नुकसान खत्म हो गया तो आप उस तरफ से भी देख सकते हैं, सरकार उस तरफ से बता रही। और अगर आप इस तरह से देखना चाहते हैं कि जो नुकसान गया वो वापस कब लौटेगा, तो आप रिजर्व बैंक की बात सुनिए। सीएसओ बता रहा है कि प्री कोविड लेवल आ गया है, रिजर्व बैंक कह रहा है प्री कोविड लेवल या कोविड के दौरान की रिकवरी आने में 2035 लगी। सर आंकड़ों को देखें तो आंकड़े बहुत सारे, अगर सेक्टर वाइज हम आंकड़े देखें, एग्रीकल्चर को छोड़ दीजिए या फाइनेंशियल सर्विसेज को छोड़ दीजिए, जहाँ कोविड के दौरान भी ग्रोथ थी, चाहे थोड़ी थी चाहे ज़्यादा थी। अगर आप सामने चार्ट देखें तो फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज में आप स्टॉक मार्केट को जोड़िए और एग्रीकल्चर देखिए तो ये ग्रोथ थी। लेकिन बाकी सारे आंकड़े अब ये दिखा रहे हैं कि हम मोर और लेस कोविड से पहले के लेवल पर हैं। इन आंकड़ों को खोलकर देखें तो कहाँ खुशी और कहाँ गम दिखेगा? आंकड़ों में
जैसे अगर आप केवल सर्विसेज सेक्टर को लें, सर्विसेज सेक्टर थोड़ा लैग कर रहा है क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सर्विसेज थी, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, लोगों का आना जाना बंद हुआ था और कोविड के कारण, तो जो कॉन्टेक्ट बेस्ड सर्विसेज थी उनकी रिकवरी की रफ्तार उतनी अच्छी नहीं रही है। अभी तक रिकवरी उस स्थिति में नहीं आई जो कोविड से पहले थी। हम फिर यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि कोविड के पहले से तुलना करना बहुत अच्छी तुलना नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छा स्तर नहीं था। तो अगर आप सर्विसेज सेक्टर को देखें तो वहाँ ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री थोड़ी स्लो दिखाई देती, रिकवरी की ट्रेजेक्ट्री। एग्रीकल्चर ने बहुत सपोर्ट किया है, कृषि की विकास दर लगातार कंसिस्टेंटली बनी रही और उसकी वजह यह है कि हम और ज़्यादा नहीं गिरे। मैन्युफैक्चरिंग में हमें रिकवरी दिखाई देती है, मैन्युफैक्चरिंग में धीमे धीमे चीज़ें ऊपर आना शुरू हो रही हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर अगर आप देखिए तो 9.9% है जो माइनस में थी। इसमें सारे आंकड़ों में शुभ में एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि सारे आंकड़े बेस इफेक्ट के साथ आ रहे हैं, और जब बेस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब पिछले साल आप बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं तो जितना हिस्सा आप ऊपर चढ़ने में लगाएंगे वो आपकी ग्रोथ के हिस्से में माना जाएगा। तो इन आंकड़ों को एक पिंच ऑफ साल्ट के साथ जरूर लिया जाता है जब बेस इफेक्ट होता है, और इसलिए हमने शुरुआत में कहा था कि आप इन प्रतिशत ग्रोथ के बजाय एब्सोल्यूट टर्म में मैन्युफैक्चरिंग का उत्पादन कोविड से पहले कितना था और मैन्युफैक्चरिंग का उत्पादन अब कितना है, इस वैल्यू टर्म में देखें तो इसे समझ में आएगा। 2-3 चीजें महत्वपूर्ण हैं इसमें, बाकी अलग अलग सेक्टर्स का अलग अलग परफॉर्मेंस है, पर हमारी आपकी दृष्टि से, हमारी आपकी जेब के लिए, हमारी कैमरामैन टीम की जेब के लिए इसका मतलब क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे कीमती है शुभम हम लोगों का खर्च, खपत, क्योंकि सरकार तो 10% जीडीपी में 10-12% से ज़्यादा का हिस्सा नहीं रखती। हम आप जो खपत करते हैं, खर्च करते हैं, उसी पर सब कुछ चलता है। वहाँ हम, अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें, लॉसेज अलग कर दें, एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो हम प्री कोविड लेवल के आसपास आकर खड़े हो गए हैं। यानी करीब 82 लाख करोड़ रुपए के आसपास का प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, जो 83-84 लाख करोड़ के आसपास के आकर खड़ा हो गया है। इसलिए हमें लगता है कि जो स्थिति कोविड से पहले थी वो उस तरीके के खर्च की एब्सोल्यूट नंबर में पिक्चर दिखाई देती, पर जो लॉस हुआ है बीच में, जो लोगों ने नहीं खरीदा, जो शॉपिंग नहीं की या जो उनकी नौकरियां गई, वो रिकवरी इसमें नहीं दिखाई देती। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई देती कि सरकार का खर्च 2014 से लेकर 2021-22 तक लगभग 10% के आसपास रहा। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह, सरकार ने मदद की कोविड के दौरान, पर अगर आप पूरे लंबी ट्रेजेक्ट्री का ग्रोथ देखें शुभम, 2014 से लेकर 2021-22 तक तो सरकार के खर्च में कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई कोविड के दौरान। औसत सरकारी खर्च की जो वृद्धि दर थी वो 2014-15 में करीब जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर की जो ग्रोथ रेट थी वो लगभग 10% से ऊपर थी, और वो हम वहीं पर खड़े हुए हैं। और इसलिए तीसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां से रोजगारों की संभावना दिखाई देती, वहां एक उम्मीद की और किरण दिखाई देती। प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग हम कोविड से पहले खड़े हुए हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी निजी कंपनियों का निवेश है, वो भी अब करीब 47% के आसपास आ गया, जो 46% था। इसमें बड़ी गिरावट कोविड के दौरान नहीं आई थी, 5% की ही गिरावट आई थी। तो ये वो हिस्से हैं जहां जिन हिस्सों से आपको राहत और संतोष दिखाई देता है, जिनके आधार पर आप ये देख सकते हैं कि मोटे तौर पर अगर आप 20-25 इंडिकेटर माने तो उन 20-25 इंडिकेटर्स में से 10-12 या 15 इंडिकेटर्स इस बात का संकेत दे रहे हैं कि गड्ढे से हम निकलकर बाहर खड़े हो गए हैं, बाहर आकर खड़े हो गए। और इसलिए अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में शुभम देखें तो भारत की आर्थिक विकास दर कोविड से पहले और कोविड के बाद में केवल 1.6% का फर्क है। हम यहाँ खड़े, यहाँ केवल 1 से 1.5% की एब्सोल्यूट ग्रोथ है, बाकी तो घाटा भरने में निकल गई। उसके बाद भी हम घाटा रिकवर नहीं कर पाए। जीडीपी 2 तरीके से आंकी जाती है, एक कांस्टेंट प्राइस पे, एक करंट प्राइस पे। करंट प्राइस की मतलब अभी जो बाजार का मूल्य है उसमें देश में पैदा होने वाली सभी वस्तुओं का और सेवाओं का क्या मूल्य होगा, और एक कांस्टेंट प्राइस पे यानी कि 2011-12 में जो मूल्य था उस हिसाब से अगर हम नापें तो जीडीपी में जितनी भी अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तु और सेवाएं हैं उनका क्या मूल्य है। आप देखिए, अगर हम कांस्टेंट प्राइस पे देखते हैं तो जीडीपी 147 लाख करोड़ की है, लेकिन अगर हम करंट प्राइस पर देखते हैं तो जीडीपी 236 लाख करोड़ की बैठती है। सर ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? एक जगह 147 लाख करोड़, एक जगह 236 लाख करोड़। कोविड से पहले देखें तो हम 200 लाख करोड़ की करंट प्राइस पे थे, तब वहाँ 145 लाख करोड़ थे। ये 36 लाख करोड़ का जीडीपी, ये इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो गया? यही भारत के जीडीपी की सबसे बड़ी विसंगति, और जो हमें सामान्य उपभोक्ता के तौर पर कारोबार करने वाले लोगों को समझना ज़रूरी है, और जो बात सरकार को भी इस पूरी व्यवस्था में समझना ज़रूरी है।
कांस्टेंट प्राइस का मतलब एक निर्धारित कीमत के ऊपर जीडीपी का, आप चाहे वो एक बोरा अनाज उगाते हो या आप एक फैक्ट्री में कार बनाते हैं, उसका मूल्यांकन है। और जब उसमें महंगाई की दर जोड़ दी जाती है तो उसका वर्तमान मूल्य निकलता है। महंगाई को हटाकर ही आपकी इनकम की बढ़ोतरी नापी जा सकती है, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ती है उतनी ही आपकी जिंदगी जीने की लागत बढ़ती है। और इसीलिए जीडीपी की पैमाई शुभम दो पैमानों पर होती है। एक जगह से आप ये नापते हैं कि वास्तव में महंगाई के बाद आपकी इनकम कितनी बढ़ी, और ये जो गैप है, इस गैप के बहुत सारे आयाम हमको अपने आसपास दिखाई देते हैं और ये बहुत बड़ा गैप है। और ये गैप सरकार को फिलहाल अभी मदद कर रहा है फिस्कल डेफिसिट को कम दिखाने में, जीएसटी के संग्रह में, पर अर्थव्यवस्था की सेहत की दृष्टि से ये गैप बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि 147 लाख करोड़ रुपए का विशुद्ध मूल्य है उत्पादन का, और 236 लाख करोड़ रुपए का मूल्य है उत्पादन का महंगाई जोड़कर। और अगर आप ग्रोथ रेट में देखें तो 4% और 10%, यानी करीब करीब अगर आप भारत की जो स्थायी मूल्यों पर आर्थिक विकास दर उसको महंगाई मूल्यों पर आर्थिक विकास दर से तुलना करें तो महंगाई का कंट्रीब्यूशन 10% तक हो जाता है। तो ये जो 10% की महंगाई के साथ ग्रोथ वापस लौट रही है, ये परचेजिंग पावर को खत्म कर रही है, ये कंपनियों की तरफ से नए रोजगारों की संभावनाओं को खत्म कर रही, और ये वो विकास दर है जो विकास दर हम सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हर गणना महंगाई निकाल कर ही होती है। विशुद्ध लाभ आपको बैंक के अकाउंट में रखे हुए बचत पर कितना पैसा मिला, ये भी महंगाई नाप कर तय होगा। आपकी तनख्वाह हर साल कितनी बढ़ी, ये भी महंगाई को अलग करके तय होगा। कंपनी के मुनाफों में महंगाई कितनी अलग हुई, तो महंगाई के साथ आ रही आर्थिक विकास दर देखने में बड़ी लगती है, पर दरअसल ये विकास दर हमारी जेब में बड़ा छेद कर रही है, और ये फर्क हमें इसमें दिखाई देता है। और ये अंतर काफ़ी बढ़ चुका है। 2014-15 में शुभम 105 लाख करोड़ रुपए का भारत का रियल जीडीपी था, और 124 लाख करोड़ के आसपास का नॉमिनल जीडीपी था, यानी महंगाई वाला जीडीपी था। ये बढ़ते बढ़ते बनकर 147 और 236 लाख करोड़ के आसपास का हो गया। तो ये बताता है कि हम ग्रो अगर इस गति से कर रहे थे तो हमारी महंगाई इससे ज़्यादा तेज गति से बढ़ रही थी। तो जब भी महंगाई की विकास दर, महंगाई बढ़ने की दर जीडीपी ग्रोथ रेट से इतनी ज़्यादा हो, तो आप समझ सकते हैं कि इसका सीधा असर लोगों की खपत और जेब पर पड़ता, और वही परिस्थिति हमें आज सामने बनती दिखाई दे रही है। बिल्कुल। अब सर, आंकड़ों के हिसाब से अगर मान लीजिए 147 लाख करोड़ के हिसाब से, आंकड़ों के लिहाज से हम प्री कोविड लेवल पहुंच गए, ये आंकड़ा बताता है। अब यहाँ से दरअसल असली चढ़ाई शुरू हो रही है। ये स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर हमको छोड़कर जाती है। इस चढ़ाई में चुनौतियाँ सबसे बड़ी कौन सी होंगी? इस चढ़ाई की सबसे बड़ी चुनौती, जिसका हमने जिक्र किया, कि भारत की आर्थिक विकास दर विशुद्ध रूप से इनकम बढ़ने से नहीं आ रही है, लोगों की सेल्स बढ़ने से नहीं आ रही है, सरकार का राजस्व, लोगों की कमाई या खपत बढ़ने से नहीं आ रहा है, सब कुछ महंगाई बढ़ने से आ रहा है। अगर आप कंपनियों के मुनाफे देखें तो कंपनियों के मुनाफों में बढ़ोतरी हुई कि उन्होंने कीमतें बढ़ा दी, पर उनके वॉल्यूम्स घटे हैं। चाहे वो एफएमसीजी कंपनियों को ले लें, चाहे आप ऑटोमोबाइल कंपनियों को ले लें। तो अर्थव्यवस्था में वास्तविक विकास दर के लिए सरकार को बिल्कुल दूसरी कहानी ही यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी। महंगाई को काटना और वास्तविक आर्थिक विकास दर को घटाना, यानी ये जो खाई है महंगाई वाली विकास दर और गैर महंगाई वाली विकास दर के बीच, जब तक ये कम नहीं होगी, या तो ये इतनी बढ़े कि महंगाई नीचे आ जाए, आपकी इनकम अगर 2% से बढ़ रही है और आपकी जिंदगी जीने की लागत 10% से बढ़ रही है, आप मान के चलिए कि आपकी आय 4% से बढ़ी पिछले साल में, और आपकी जिंदगी जीने की लागत 10% से बढ़ी, तो आप गरीब ही हैं, आपकी आर्थिक परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। ये सबसे बड़ी चुनौती। और इसलिए चारों तरफ से आप देखिए तो चाहे जो भी एजेंसी हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो आरबीआई हो, आईएमएफ हो, इवन सरकार के अपना वित्त मंत्रालय हो, वो ये मान रहा है कि जो रिकवरी की प्रोसेस हमने देखी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में, भारत में भी देखी, भारत की राह उस रिकवरी में ज़्यादा इसलिए कठिन है कि एक तो आप किसी तरह से लंगड़ाते हुए आगे चले तो कोविड के वायरस ने पकड़ लिया, उसने ले जाके आपको गड्ढे में पटक दिया। उस गड्ढे से पूरी ताकत से जब निकल कर आप आए तो बाहर आपकी सर के ऊपर महंगाई का एक बड़ा पत्थर इंतजार कर रहा था, और जैसे ही आप उस गड्ढे से बाहर निकलकर समतल पर आए, यानी आर्थिक विकास दर 1-1.5% के आसपास आई, तो आपके पीठ के ऊपर एक बहुत बड़ा महंगाई का बोझ रख दिया गया। अब उस बोझ के साथ आपको अगली सीढ़ियां चढ़नी है, जो ऊपर चढ़नी, वो बोझ जितना बढ़ता जाएगा, सीढ़ी चढ़ने की गति या सीढ़ी चढ़ने की रफ्तार उतनी ही धीमी पड़ती जाएगी। ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो देश की अर्थव्यवस्था के सामने इस समय महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इसकी वजह से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मंदी आ सकती है, लेकिन सरकार फिलहाल महंगाई वाली मंदी की आशंका यानी कि स्टैगफ्लेशन से इनकार कर रही है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम ने कहा है कि महंगाई वाली मंदी यानी स्टैगफ्लेशन के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। उनका मानना है कि बीती मार्च तिमाही में तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास दर 4.1% रही है।
सर सरकार के इस तर्क में दम कितना है? सरकार को ये कहना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टैगफ्लेशन की आशंकाएं दुनिया भर में हैं और भारत में भी स्टैगफ्लेशन की आशंकाएं। लेकिन अभी आंकड़ों को हम पलट कर देखते हैं। प्री कोविड लेवल से और से भारतीय अर्थव्यवस्था के मंदी से उभरने के या कोविड वाली मंदी से उभरने के संकेत और प्रामाणिक हैं। हमको कोर सेक्टर के नंबर्स में भी बढ़ोतरी दिखाई देती है। PMI भी 50 से ऊपर बना हुआ है, तो जो हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर जिनसे तत्काल आप ये नाप सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है। लेकिन अब आप देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर विकास दर भारत की पिछले साल की, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथे क्वार्टर में केवल 4% की विकास दर। यानी जब बेस इफेक्ट था हमारे पास, पिछली बार तो हम गड्ढे में थे, उससे बढ़ते हुए भी भारत अपनी रिकवरी की रफ्तार पहले क्वार्टर के बाद मेंटेन नहीं रख पाया। यानी हम जितनी तेजी से उबर कर जो छलांग लगाकर हम पहली तिमाही में इस साल की निकले थे, उतनी तेज छलांगे हम नहीं लगा पाए। यानी हमारी ताकत टूटती चली गई और अंततः हम इस समय लास्ट क्वार्टर में 4% पर आ गए। इसी के तुलना में, इसी के कंपैरिजन में आप महंगाई बढ़ने की रफ्तार देखिए कि पिछले साल के मध्य से, पिछले साल के बीच से जुलाई अगस्त के आसपास से भारत में थोक महंगाई और महंगाई बढ़ने की दर शुरू हुई। क्लासिकल तौर पर अगर आप माने और 3 क्वार्टर में भारत की आर्थिक विकास दर लगातार गिर रही है और महंगाई की दर बढ़ रही है, तो कोई भी बहस के लिए इसे स्टैगफ्लेशन का तर्क दे सकता है। इस बात पर सारा दारोमदार है और इस विकास दर की गिरावट में हमें ध्यान रखना जरूरी है कि जो आखिरी तिमाही की विकास दर शुभम हमको मिली है, इसमें रूस के युद्ध और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का पूरा असर नहीं है, क्योंकि वो फरवरी के अंत में शुरू हुआ था, उसका असर आना मार्च में शुरू हुआ था। तो यानी जो भी आपदा रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद $100 से ऊपर के कच्चे तेल की कीमतों के साथ, ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ आई, वो सब कुछ हमें अगले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में जो अप्रैल मई जून का क्वार्टर है, इसमें हमें दिखाई देगी। और इसलिए निगाहें इस बात पर नहीं होंगी जो बीत गई सो बात गई, यानी पिछला साल तो गया। हम जिस क्वार्टर में बैठे हैं, अगर इस क्वार्टर में भारत की आर्थिक विकास दर और गिरती है, जिसकी संभावना दिखाई दे रही है, और महंगाई और बढ़ती है, तो भारत में स्टैगफ्लेशन आ गई है, ये बहसें या ये सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि ये दबाव दिखेगा जब आपकी आर्थिक विकास दर लगातार घट रही हो और महंगाई बढ़ रही हो, तो वही स्टैगफ्लेशन है। और सरकार के तमाम हिस्से, तमाम नियामक ये मान रहे हैं कि मीडियम टर्म में भारत की महंगाई दर इस साल कम से कम 2023 में 7%, 6.9 से 7 से 7.5% रह सकती। और भारत की आर्थिक विकास दर के कुल आकलन भी 7% के 7.2% के आसपास हैं। इनमें बाद में आने वाली तिमाहियों में परिवर्तन होगा कि भारत किस गति से दौड़ता है और महंगाई किस गति से दौड़ती है। तो इसलिए स्टैगफ्लेशन की चिंताएं जायज़ हैं, पर सरकार की तरफ से आश्वस्त करना या सरकार की तरफ से उन कोशिशों के बारे में कहना, यह स्वाभाविक सी बात है। पर हमें एक तिमाही ये शुभम और अगली तिमाही, ये 2 तिमाही पर देखनी होंगी कि इन 2 तिमाही में कितना असर उन सारे घटनाक्रमों का हुआ है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पर, जो हमने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के दौरान दुनिया भर में देखे। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर महंगाई का हो जाता है कि सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए कई प्रयास किए। एक्साइज ड्यूटी घटाई गई, कस्टम ड्यूटी कम की गई, सरकार ने सीधे टैक्स घटाए। आपको क्या लगता है इनका कितना असर दिख रहा है ज़मीन पर? क्या महंगाई आगे रुक पाएगी इससे? सरकार ने महंगाई को सबसे बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उसके कदम उठाए। जैसे हम आज ही हमने देखा कि कमर्शियल सिलेंडर के रेट रिवाइज हुए हैं, ATF के प्राइस कुछ तेल कंपनियों ने कम किए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों के असर आने में 2 से 3 महीने का समय लगेगा। रिजर्व बैंक को भी लग रहा है कि कंजर्वेटिवली वो इसका असर 25 से 30 से 35 बेसिस पॉइंट के आसपास दिखाई देगा। थोक महंगाई की दर बहुत ज़्यादा है, 15% के आसपास है, और वो अभी ट्रांसलेट होना शुरू करेगी। कहना मुश्किल है अभी शुभम की जो थोक महंगाई है वो अगर 100 बेसिस पॉइंट या 2 बेसिस पॉइंट भी ट्रांसलेट करती है रिटेल महंगाई में, खुदरा महंगाई में, तो क्या वो जो बढ़ी हुई कीमतों की, जो कच्चे माल की बड़ी बढ़ोतरी है, वो जब अब खुदरा कीमतों में आना शुरू करेगी, तो क्या वो इस कमी को डिस्काउंट नहीं कर देगी या इस कमी का असर खत्म नहीं कर देगी? और ये एक जटिल परिस्थिति है। इस परिस्थिति में हमें हर महीने ये समझ में आएगा कि इन कदमों का असर कितना हुआ। अभी फिलहाल रिटेल इन्फ्लेशन की बास्केट में फिर दबाव बना हुआ है, सब्जियों की कीमतें बढ़ी हुई हैं, जिनका असर हमें शायद अगले महीने के आंकड़े में दिखाई देगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का असर हमें पॉजिटिव साइड से दिखाई देगा, सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर हमें नेगेटिव साइड से दिखाई देगा। तो ये बहस और ये जद्दोजहद अभी चलेगी लंबी, और इसीलिए शायद रिजर्व बैंक अपने महंगाई के अनुमान में बदलाव भी करेगा, जिसका संकेत RBI गवर्नर ने अपने हाल के एक इंटरव्यू में दिया था। 8 जून के पर जो शुरू हो रही है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसी दृष्टि से होगी कि इन्फ्लेशन के नए टारगेट अर्थव्यवस्था को
मिलेंगे कि कितनी महंगाई रहने वाली है। एक अगली बड़ी गतिविधि पर अगली खबर, अप्रैल के दौरान बैंकों से अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स को दिए जाने वाले कर्ज में जोरदार ग्रोथ देखने को मिली है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 की तुलना में इस साल अप्रैल में बैंक क्रेडिट ग्रोथ 11% से ज़्यादा की दर से बढ़ी है। ये करीब 8 साल की ऊंचाई है। 8 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ ये देखने को मिली है। छोटे उद्योगों को कर्ज 29% की ग्रोथ आई है, जबकि मझोले उद्योग यानी मिड साइज कंपनियों को जो कर्ज दिए गए हैं उनमें 53% का उछाल है। इसके अलावा रिटेल लोन की ग्रोथ भी डबल डिजिट में करीब 14% के आसपास बनी हुई है। एक खबर आपको इसके साथ ही और बता दें कि रिजर्व बैंक की अगले हफ्ते होने वाली बैठक से पहले ही बैंकों ने कर्ज महंगा करना शुरू कर दिया है। दिग्गज बैंक ICICI ने MCLR में 30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। पंजाब नेशनल बैंक ने MCLR में 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा HDFC बैंक ने रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट को 5 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। सर, ये कर्ज महंगा होना शुरू हो चुका है और क्रेडिट ग्रोथ अभी बनी हुई है। आपको क्या लगता है, कहीं ये महंगा कर्ज इस ग्रोथ की जो दौड़ती गाड़ी है, इस दौड़ते घोड़े को रोक तो नहीं देगा? क्रेडिट ग्रोथ के आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक हैं और हमने ताजी बढ़ोतरी से पहले के ही आंकड़े होंगे ये, क्योंकि हमने खासतौर से मिड साइज कंपनीज में क्रेडिट की डिमांड और MSME में क्रेडिट की डिमांड देखी और जो उत्साहवर्धक है। पिछले साल का बेस इफेक्ट भी इसमें था, हालांकि विकास दर पिछले साल से ही क्रेडिट में, इस सेक्टर के क्रेडिट में आने लगी थी। इस पूरे आंकड़े में दो पहलू महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि जो बड़ी कंपनियों का कर्ज है वो नहीं बढ़ रहा है, यानी जिनके पास भारत में बड़े रोजगार देने की क्षमता है या संभावना है, उन्होंने अपने आप को रोक रखा है और उनके निवेश नहीं दिख रहे हैं, बल्कि वो डीलेवरेज भी कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों ने अपने कर्ज कम करने शुरू किए, तो जो बड़ी कॉमर्शियल बोरोइंग्स है वो पिकअप नहीं कर रही हैं, ये आंकड़ा बताता है। और दूसरा, इसका एक फ्लिप साइड या इसका एक डाउन साइड रिस्क है। वो डाउन साइड रिस्क दो तरह से है। जो ताज़ा परिस्थिति है, GDP का जो आंकड़ा हमारे सामने आया, उसके बाद हमने भारत के बॉन्ड बाजार में मूवमेंट देखा, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर बढ़ी। संभावना इस बात का है कि महंगाई और बॉन्ड GDP के आंकड़ों को बीच में रखें तो भारत में बॉन्ड यील्ड इस साल 7.5 से 8% के आसपास रह सकती है। मीडियम टर्म में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 7.5 से 8% रह सकती। तो इसलिए अगर बॉन्ड यील्ड इस लेवल पर हैं तो ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की संभावना भारत में दिखाई देती है। तो यानी जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी है उसका असर अब आने वाली तिमाहियों में दिखाई देगा, बल्कि माना जा रहा है कि तीसरी तिमाही में और चौथी तिमाही में ब्याज दर में बढ़ोतरी का असर क्रेडिट पर तेजी से नजर आएगा। तो ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। एक तो कंज्यूमर साइड से अगर देखें तो इसे मान लीजिए कोई उपभोक्ता कार खरीदना चाहता है तो एक तो बाजार में कारें उपलब्ध नहीं है, लॉन्ग वेटिंग लिस्ट है, और जब तक उसकी कार आएगी तब तक उसके कार के कर्ज के लिए उस पर ब्याज दर महंगी हो जाएगी। और यही वो सबसे बड़ा डिस्करेजिंग फैक्टर होता है कि जब आपकी इकोनॉमी रिकवरी के मोड में आ रही हो तो क्रेडिट और कैपिटल की कॉस्ट बढ़ने लगे, और यही वो विशेष साइकिल है जो दिख रहा है। तो इसलिए क्रेडिट ऑफटेक की डिमांड को लेकर आने वाले 2-3 महीने महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में कितना कर्ज की मांग बचती है महंगी ब्याज दरों पर। बिल्कुल, ये भी अजीब सी दुविधा है। जब तक कर्ज सस्ता था तब तक लेने वाले नहीं थे, अब जब लेने वाले आए तो कर्ज महंगा होने के दिन आ गए, दौर आ गया। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज में कटौती और कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी हटाने के बाद सरकार की कमाई में जो कमी आई उसकी भरपाई के लिए सरकार अपने खर्चों में कटौती कर सकती है। वित्त सचिव TV सोमनाथन ने कहा कि सरकार के खजाने पे करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की मार पड़ी है। सरकार खर्चों में कटौती करने का प्रयास करेगी और कोशिश ये रहेगी कि महंगाई को कम करने के लिए जो भी ड्यूटी घटाई गई हैं उनको सरकार के खर्चों को कम करके पूरा किया जा सके। सर, ये कोशिश कितना रंग लाएगी, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी है? अब सरकार एक्सपेंडिचर कंट्रोल तो कर रही है, खासतौर से रेवेन्यू साइड से एक्सपेंडिचर कंट्रोल हमने पिछले साल भी देखा था। जो सबसे बड़ा चैलेंज इस समय है वो ये है कि आने वाले 5-6 महीनों में इकोनॉमी की ग्रोथ के बेस पर जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस के आकलन किए जाएं वो कितने समर्थ और कितने सक्षम होते हैं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी का फेज़, पेंट अप डिमांड का फेज़ खत्म हो रहा है, आर्थिक विकास दर अब प्लेटो पे आ गई और वहाँ से आगे बढ़ना शुरू करेगी। तो सरकार के राजस्व के आकलन जो पिछले साल काफ़ी बेहतर थे वो कितना टिकाऊ रह पाएंगे, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि जो GST के ढांचे में बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसके बाद केंद्र सरकार को शायद थोड़ी सी राहत मिलेगी, पर राज्यों के लिए चुनौतियाँ बढ़ेंगी, उसे सरकार कैसे हैंडल करती है। और तीसरी और सबसे बड़ी अंतिम बात
कि कच्चे तेल की कीमत 116-120 डॉलर पर बैरल पर बनी हुई है। अगर महंगाई पर ताज़े कदमों का असर बड़ा नहीं हुआ और महंगाई की दर 7.5-8% के आसपास 7% से ऊपर रही, तो क्या सरकार के पास इतना स्पेस बचता है कि वो टैक्स दरों में एक और कटौती कर सके? और अगर वो टैक्स दरों में एक और कटौती नहीं हुई तो फिर वो ये सारे उपाय जो अभी किए गए हैं ये महंगाई पर की ताकत के सामने बेअसर साबित होंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए जाने वाले जीएसटी मुआवजे का पूरा भुगतान कर दिया है। मंगलवार को सरकार की तरफ से ये कहा गया कि राज्यों को 86,912 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जिसमें मई 2022 तक का भुगतान शामिल है। जीएसटी मुआवजे को लेकर अब केंद्र सरकार के ऊपर सिर्फ जून की देनदारी बची है। जून के बाद से मुआवजे का प्रावधान खत्म हो जाएगा। जुलाई 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था उस समय प्रावधान था कि राज्यों को टैक्स के नुकसान की भरपाई 5 साल तक केंद्र करेगा। 5 साल की वो मियाद, वो अवधि जून के अंत में समाप्त हो जाएगी। सर, इसके आगे क्या तैयारी है? दो चीज़ों की तैयारी दिखती है इसमें, और दोनों तरफ से तैयारी शुरू हो गई। पहली चीज़ तो ये कि केंद्र सरकार ने इस बात का संकेत दिया है कि उसने सारा पुराना पैसा चुका दिया है मई तक का। जून से मुआवजा खत्म हो जाएगा, यानी कि राज्यों को राजस्व में नुकसान पर जो गारंटी दी गई थी, जो बीमा दिया था, उसकी अवधि खत्म होने वाली है। हमारे पास ताज़े आंकड़े आए हैं जिसमें राज्यों के राजस्व में पिछले 3-4 साल के दौरान कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं दिखाई दी। इंडिया रेटिंग्स की ताज़ी रिपोर्ट है, वो बताती है। तो केंद्र सरकार अपने तरफ से तैयारी में है कि अब ये जो ट्रांजिशन है इसे इम्प्लीमेंट किया जाए और इसलिए पुरानी बकायदारी समाप्त कर दी जाए। राज्य सरकारों को इस बात का अनुमान है कि अब वो अपनी परिस्थिति में अपने सामने खड़े होंगी। जीएसटी तो है, पर जीएसटी से होने वाले नुकसान के लिए उनकी मदद करने केंद्र सरकार नहीं आने वाली। इसलिए आप देखिए राज्यों में, जैसा हमने मनी सेंट्रल के कुछ कार्यक्रमों में पहले भी कहा था कि राज्य सरकारों को अपने टैक्सेस और अपने रेवेन्यूज बढ़ाने होंगे। दिल्ली ने अपने यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया है और ये उसी की शुरुआत है कि बाकी राज्यों में भी जीएसटी के बाहर उनके पास टैक्स लगाने की संभावनाएं बहुत सीमित बची हुई हैं। पेट्रोल डीजल है, बिजली दरें हैं, वाहन पंजीकरण शुल्क है और कुछ लैंड रजिस्ट्रेशन जैसे टैक्सेस हैं। उन टैक्सेस में बढ़ोतरी का दौर अब शुरू हो रहा है, जिसकी का संकेत हमें दिल्ली से मिल गया। बाकी राज्यों में भी इस तैयारी में कंपेंसेशन बंद होने की तैयारी में नए टैक्स लगाने की और संसाधन जुटाने की नई तैयारियां शुरू की जाएंगी और उन्हें भी खर्चों में कमी करनी होगी। दूसरा पहलू शुभम इसका यह है कि केंद्र सरकार के लिए कंपेंसेशन सेस खत्म होने के बाद थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार के पास बजट में थोड़ा सा अतिरिक्त रेवेन्यू बचेगा, कुशन बचेगा, क्योंकि वो पैसा केंद्र सरकार राज्यों से बांट रही थी। क्योंकि कंपेंसेशन सेस अभी लगा रहना है। सरकार का ये कहना है कि जो सेस टैक्स पर, जीएसटी पर लगाया जा रहा है, वो जो पुराने कर्ज हैं जो केंद्र सरकार ने राज्यों के बदले लिए थे जब कोविड के दौरान, वो केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी के संग्रह में नुकसान की भरपाई नहीं कर पाई थी, वो लगे रहेंगे। तो शायद केंद्र की वित्तीय स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो सकती है जीएसटी का कंपनसेशन खत्म होने के बाद। हालांकि गणित अभी स्पष्ट नहीं है। जब कंपनसेशन खत्म होगा और हमारे पास आंकड़े आएंगे तो हमें समझ पाएंगे कि इससे केंद्र और राज्य की वित्तीय स्थितियों में, पर राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दबाव बनना तय है। ये बात साफ दिखाई दे रही है। सर, ये राज्य जो ब्याज दरें टैक्स बढ़ाएंगे, ये भी महंगाई पर असर डालेगा निश्चित। हाँ, अब यहाँ से फिर वो राज्यों वाली महंगाई शुरू होती है। जैसे बिजली दरों में बढ़ोतरी हम चर्चा कर चुके हैं। एनटीपीसी बिजली दरों में बढ़ोतरी करने जा रही है। प्राइवेट जेनकोस को 20 पैसे तक की बढ़ोतरी की इजाज़त दे दी गई है। तो बिजली दरों में बढ़ोतरी आएगी, वो महंगाई दर में बढ़ोतरी करेगी और बाकी और भी कॉस्ट बढ़ेंगे। और इसलिए मैं महंगाई के आंकड़े को लेकर, महंगाई के नियंत्रण को लेकर हमारी फिंगर्स हमेशा क्रॉस रहती हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ाने वाले 100 कारक हैं और महंगाई रोकने वाले 2 कारक हैं। तो वो जो 100 कारक महंगाई बढ़ाने वाले अलग अलग क्षेत्र से इकॉनमी में आते हैं, वो हमेशा भारतीय महंगाई को ताकत देते हैं। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की पेशकश मनी सेंट्रल। चलते चलते आपको ये भी अपडेट देते चलें कि मई में जीएसटी से हुई उगाही के आंकड़े सामने आ गए हैं। मई के दौरान देश में जीएसटी के तौर पर 1,44,000 करोड़ रुपए की उगाही की गई है, जो मई की उगाही से करीब 44% ज़्यादा है। पिछले साल मई में 97,821 करोड़ रुपए आए थे। स्वाभाविक है, उस समय कोरोना का दौर था, दूसरी लहर अपने बिल्कुल चरम पर थी, तो देश में आर्थिक गतिविधियाँ बैठी हुई थी। आज की इस पेशकश में इतना ही। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आप सारे लोगों का भी शुक्रिया। अपने सुझाव, सवाल ज़रूर भेजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार। का तमाम ये संबोधिवार है।